हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर क्या देखे रखा है बेटा? आपको यहाँ पर देखे रखा है क्या? प्रिंसिपल कितना? 8,192। 8,192। आपको ब्याज की जो वार्षिक दर देखे रखी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखे रखा है, वो कितना देखे रखा है? 15%। कितना देखे रखा है? 15%। आपको जो टाइम देखे रखा है, आपको जो समय देखे रखा है, वो देखे रखा है 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आपको क्या बताना है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ये डाटा आपको देके रखा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, या कितने लोगों को पता है कि इसका तरीका क्या होगा? ईमानदारी से बताना। अभी आंसर छोड़ो, साइड में करो। नहीं आएगा तो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है? 2 सेकंड के बाद मैं आपको बता दूंगा। ये नया पैटर्न है। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम्स देखोगे, व्यापम के अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए, उनमें भी कहीं ना कहीं इन सवालों को ऐड किया गया है। इसीलिए जरूरी है आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 1 साल तो कंप्लीट है, मतलब 12 महीने तो आपके कंप्लीट है। 12 महीने तो आपके कंप्लीट थे। ध्यान से समझना, ठीक है? दूसरी बात, 1/4 साल। 1/4 साल को अगर आप बेटा महीने में कन्वर्ट करोगे तो आप सभी को पता है कि 12 महीने होते हैं एक साल में, मतलब 4 से काटोगे तो 3, मतलब 3 महीने इस 1/4। 1/4 साल का मतलब है 3 महीने। ये चीज समझ में आ रही? 3 महीने मतलब टोटल अगर आप देखोगे 12 और 3 15 महीने होंगे। 12 और 3 आपके 15 महीने होंगे। ये चीज समझ में आ रही? मतलब यहाँ पर जो आपको टाइम देके रखा है वो आपके 15 महीने का देके रखा है। यहाँ पर जो आपको टाइम देके रखा है वो आपका 15 महीने का देके रखा है। समय की अगर मैं बात करूं, अब रेट समझना। रेट समझना, ये मैं साफ कर दूंगा, चलो छोड़ो भी। आपको जो 15% यहाँ पर क्या देके रखा है? प्रति वर्ष। प्रति वर्ष आपको 15% की रेट से ब्याज देना है। प्रति वर्ष मतलब हर एक साल पर। एक साल में कितने महीने? आपके 12 महीने। मतलब बेटा 12 महीने में अगर आपको 15% ब्याज लगेगा, तो यही मैं आपसे बोलूं बेटा, एक महीने में कितना ब्याज लगेगा? 12 महीने में अगर 15% आपको ब्याज देना है, एक महीने में आप कितना ब्याज दोगे? तो आप बोलोगे सर एक महीने में ब्याज हम लोग को जो मिलेगा उसके लिए हम लोग को यहाँ पर 15% बटे आपका 12 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 3 से काटोगे, 3 5 15, और यहाँ पर 3 4 12। एक महीने में 5/4% ब्याज मिलेगा। लेकिन एक महीने की बात की नहीं मैंने, एक महीने की नहीं, बात हो रही है आपके हर 5 महीने की। मतलब 5 महीने के लिए आपको यहाँ पर ब्याज जो देना है वो कितना देना होगा? 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4%। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? मतलब जो आपका 15% जो रेट है वो आपका एक्चुअली 1/4% है। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चाहे वो आपको 8 महीने पर कैलकुलेट कराए, चाहे वो आपको 15 महीने पर कैलकुलेट कराए, या फिर वो आपको 5 महीने पर कैलकुलेट कराए, अब ये आपका गलत नहीं होने वाला। अब एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, 15 महीने मतलब हर 5-5 महीने पर आपको ब्याज चाहिए। हर 5-5 महीने पर आपको ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज आपको कितनी बार चाहिए? ब्याज बेटा आपको टोटल 3 बार चाहिए। मतलब एक सही 1/4 साल को आप 3 साल या 3 टाइम्स बोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी? 1/4 को अगर फ्रैक्शन में ले जाओगे, भिन्न में ले जाओगे, 1/4, ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 1/4, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 25/4 आएगा। कितना आएगा आपके? 25/4 आएगा। 5 5 25/4, 25/4%, ठीक है? यहाँ पर क्या करोगे आप? 25/4% करोगे, ठीक है? 25/4%। तो यहाँ पर क्या करोगे? 25/4% हटाओगे, यहाँ पर 100, मतलब 25/400, मतलब कितना आएगा आपका? 1/16। ये चीज समझ में आ रही? 1/16। अब सब कुछ क्लियर है। ब्याज की वार्षिक दर 25/4% या फिर 1/16। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। प्रिंसिपल कितना है? 8,192। अब एक एक पार्ट का ब्याज दो बेटा। पहले साल आपने कितना ब्याज दिया होगा? पहले साल आपने यहाँ पर 1/16, मतलब 16 से अगर डिवाइड दोगे यहाँ पर, ठीक है? 16 से डिवाइड दोगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक साल का 16 ये हो जाएगा 17, एक साल का 16 ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा एक साल का 16 ये हो जाएगा 17। 16 16 16, या फिर 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। 4096। 17 17 17, 17 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4913।
ये चीज समझ में आ रही? तो यहाँ पर टोटल आपको कितना ब्याज मिलेगा? 817। कितना ब्याज मिलेगा आपको? 817। बेटा यहाँ पर जो 4096 देखिए रखा है, ये किसके बराबर है? आपके 8192 के। किसके बराबर है? 8192 के। 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका? डबल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही? यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? डबल, मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, 8 दूनी 16। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1634 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 1634 सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है? अभी आप लोग एक बार देख लो, देख लो। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग रहेगा ना, वो ये 5 महीने की कैलकुलेशन रहेगी। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा वो 5 महीने की कैलकुलेशन करेगी, मतलब 5 महीने पर जो आपको ब्याज देना है ये आपको परेशान करेगा। देखो यहाँ पर यदि ब्याज 5 महीने पर कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब हर 5-5 महीने के पर आपको ब्याज चाहिए। एक सही 1/4 वर्ष का मतलब होता है आपके टोटल 15 महीने। 15 महीने मतलब हर 5-5 महीने पर आपको ब्याज लेना है। पहले 5 महीने का ब्याज, फिर 5 महीने का ब्याज, फिर 5 महीने का ब्याज। टोटल आपने ऐसे 3 बार ब्याज लिया होगा। टोटल कितनी बार ब्याज लिया होगा? 3 बार, जिसमें ब्याज पर भी आपने ब्याज दिया होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। 15% जो आपको वार्षिक देके रखा है ना, 15% की जो वार्षिक ब्याज की दर देके रखी है, तो एक महीने की मतलब एक साल में अगर आप 15% ब्याज देते हो तो एक महीने में कितना ब्याज दोगे आप? 5/4% ब्याज दोगे। एक महीने में 5/4% ब्याज दोगे बेटा। तो 5 महीने के ब्याज का अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 महीने में आपने कितना ब्याज दिया होगा, तो आपने 25/4% दिया होगा। 25/4%। इसका फ्रैक्शन निकालोगे 1/16। ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका प्रिंसिपल का होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो आपके अमाउंट का होगा। ठीक है, मतलब कोई 16 रुपए लगाओगे तो 16 का 25/4% मतलब 1 रुपए आपको ब्याज का मिलेगा। पहले साल 16 लगाया 17 हुआ, दूसरे साल 16 लगाया 17 हुआ, तीसरी बार भी 16 लगाया 17 हो गया। 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913। ये बराबर है 8192 के देके रखा है। तो एक बराबर 2 के, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट आपको अपना आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आया हो क्योंकि ये सवाल अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये पैटर्न आपका आने लगा है। एसएससी बहुत टाइम पहले ही ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आने लगे एसएससी में इस टाइप के सवाल। अब धीरे धीरे व्यापम भी इस कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में कम आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से 5 मिनट पीछे जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। अगर फिर भी ना आए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं कल फिर इस टाइप का एक और सवाल आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करो। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ो। 99% बच्चे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों को बताना है आप लोग किस कैटेगरी के लोग हो, 90% की कैटेगरी के लोग हो या 1% कैटेगरी के लोग हो। आप लोग खुद डिसाइड करोगे आज कि आप लोग सिलेक्शन की रेस में हो या यानी गधेड़ों की रेस में। जल्दी से बताओ मुझे इस सवाल का। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप 99% बच्चे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों को ना मुझे गलत साबित करना है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। किसी निश्चित राशि कार्य को करने के दौरान बी और ए एक दूसरे के बाद एक के बाद अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। ठीक है, पहले दिन कार्य शुरू बी करता है, फिर ए इस कार्य को अकेले 48 मतलब पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। ए अकेले इस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य अगर इसी तरीके से कराया जाता कि पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो काम जो है ना वो आपका 11 से 1/3 दिन में समाप्त होता है। बी अकेले इस काम के 4 गुने भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? बताओ। देखो यहां पर सबसे पहले लड़ाई है टोटल वर्क की, कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क है कितना। मैंने बोला कि भाई जो ए है ना वो 48 दिन में किसी काम को करेगा। तो आप बोलोगे सर किस रेट से करेगा? मैं बोलूंगा केवल एक रेट से करेगा। तो मैं बोलूंगा कि बताओ बेटा टोटल वर्क कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर डे इंटू रेट बराबर आपका टोटल वर्क, मतलब 48 टोटल काम होना चाहिए। आपको ये 48 यूनिट काम करवाना है, ध्यान से समझना। ए अकेला इस काम को 48 दिन में करेगा, तो आप क्यों ना इस 48 को ही टोटल वर्क मान लो।
अब इस 48 टोटल वर्क को आपको करवाना है। किस तरीके से करवाना है, ध्यान से समझना, किस तरीके से करवाना है। पहले आप बी को बुलाओगे, ठीक है, पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से सीक्वेंस में आपको काम करवाना है। लेकिन ध्यान रखना है, काम केवल 11 से 1/3 दिन तक ही कर पाओगे और काम को पूरा फिनिश करना है। देखो पहले दिन कौन आया, पहले दिन कौन आएगा, शुरुआत बी करेगा, पहले दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया। 11 दिन तक करवाना ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11 दिन आपके कंप्लीट। लेकिन 11 दिन के बाद भी 12वें दिन का कुछ भाग है, मतलब ए करेगा केवल इतने दिन, इतने समय का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जब इतना काम आपका हो चुका, तो टोटल आपने कितना काम किया बेटा, टोटल आपने यहाँ पर 48 काम किया। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझा। 48 काम आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, 48 काम हो गया बेटा। एक ही जो कार्य क्षमता है ना वो एक है, एक ही कार्य क्षमता एक है। ए ने कहाँ काम किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 5 दिन तो ये किया इन्हें, ठीक है, प्लस और यहाँ पर इस रेट का 1/3 भाग, मतलब अपनी रेट का 1/3 भाग, प्लस बी ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब 6B काम यहाँ पर हुआ। टोटल काम किसके बराबर है बेटा, 48 के बराबर। आई होप समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर कितना, 5 3 15 और 1 16, तो यहाँ पर 6B बराबर, यहाँ पर 48 माइनस इस साइड भेजो, 5 3 15 और 1 16 बटे आपका 3, 16 बटे आपका 3। यहाँ पर किसी को कोई परेशानी, इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है, इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब देखना यहाँ पर अगर देखोगे 48 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 3 24, 2 कैरी करोगे, 4 3 12 और 2 आपका 14 और यहाँ पर 16 घटा दो, कितना आएगा आपका 4 और 4 8 2 1, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 128 बटे आपका 3। क्लियर है। मैं बोलूंगा बी की मुझे रेट बता दो, तो आप बोलोगे यहाँ पर कि सर 128 बटे आपका यहाँ पर 3 और ये 6, यही होगा। किससे काटोगे, यहाँ पर किससे काटोगे, ठीक है, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 4 बटे आपका 3 और 3 9, ये हो जाएगी बी की रेट। क्लियर है। अब ये बी की रेट आ गई, ध्यान से समझना बेटा। टोटल काम था 48, 48 का कितना भाग, 4 गुना, किससे करवाना है, बी से करवाना है। किस रेट से करवाओगे, 64 और यहाँ पर बटे 9, इस रेट से करवाओगे। किससे काटेंगे, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छिंग 64, 4 छिंग 24, ठीक है, 16 3 48, 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मतलब टेक्निकल बॉय जो है ना, ये है आज के परीक्षा प्रो, इनका आंसर सबसे पहले आया, उसके बाद आया था संजय सोनी का। बिंदास नवल, समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक समझ में आया? कर लोगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा, बहुत यूनिक सवाल है, आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। यही वो कुछ चीजें हैं, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको लाखों की भीड़ से आगे लेकर चलेंगे। जैसे आज हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा, आज हम लोगों ने जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सीखा, यही है वो सबसे आगे आपको लेके चलेगा, सबसे आगे, लाखों की भीड़ से आपको आगे करेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके मेन एग्जाम में स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको देखिए रखी है 16, 30 और 34। प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को खींचा जाता है। वृत्त के खंड द्वारा घेरे गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पर जो ट्राइंगल के साइड्स डायमेंशंस देखे रखे, कौन सा ट्राइंगल होगा? याद करो, राइट एंगल ट्राइंगल के मैंने आपको कई बार ट्रिपलेट्स याद कराए, जैसे 3 4 5, ठीक है, एक बार फिर से देखो, 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, ठीक है, 12 35, 12 33, ये हटा दो, ये काम का नहीं है, ठीक है, 11 60 61, और कौन सा हो जाएगा आपका 20 21 29, 20 21 29, और भी होते हैं जैसे 16 63 65, लेकिन हटा दो, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एग्जाम में या तो एज इट इज यही रहेंगे या इन्हीं का कोई मल्टीपल फॉर्म रहेगा। जैसे ये वाला भाई, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 15 और ये आपका 17, ये देखे रखा है,
मतलब ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है। डायग्राम की बात करोगे, यहाँ पर डायग्राम की बात करोगे तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सबसे बड़ी साइड आपकी 34 ये हो जाएगी, ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, आपने एक ट्राइंगल, एक वृत्त ये वाला बना दिया, आपने एक वृत्त ये वाला बना दिया और आपने एक वृत्त ये वाला बना दिया। अब इन वृत्तों को हटाकर इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, ये बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपल सा फंडा है। 86 देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। जो कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब 30 और हाइट मतलब 16, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कितना मिलना चाहिए, 2 से काटोगे 8, 8 3 24 मतलब 240। ध्यान से समझना, अगर मैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों वृत्त के भागों को मिला दूं तो कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा, 180। मतलब एक वृत्त का पूरा एंगल होता है 360 का, वृत्त का कंप्लीट एंगल होता है 360 का, लेकिन यहाँ पर 180 का बनाया, मतलब आपने 180 निकाला पूरे वृत्त के 360 भाग में से, 360 में से। ये भी त्रिज्या 7, ये भी त्रिज्या 7, ये भी त्रिज्या 7, ये सब 7 7 है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 पाई आर स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाई आपका 7, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 7 से 7 काट दोगे, ये काटोगे 2 बार जाएगा और 2 से काटोगे 11 बार। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 11 7 77, ये होना चाहिए। मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो मुझे ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, बिल्कुल। 10 में से 7 जाएगा 3, 3 और 3 आपका 6 और यहाँ पर 1, 163 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। टेक्निकल बॉय से परीक्षा प्रो की उपाधि वापस ली जाती है क्योंकि ये वाला सवाल इन्होंने गलत कर दिया। इतना थर्ड क्लास सवाल, इतना बेसिक सा सवाल आपने गलत कर दिया। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक प्रो तरीका बता रखा था, याद है कि यार इन जुगाड़ों को एक प्रो तरीके से अपन जुगाड़ से अपन लिख सकते हैं। जो अपना जो प्रो तरीका है ना भाई, जो वास्तव में टाइम बचाता है, वो आखिर इसी टाइप के कंफ्यूजन करने वाले ऐसे पजल कंडीशन में होता है। अब देखो मुझे बताओ, आप लोगों को इसी क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कई सारे फर्क नजर आ रहेंगे। ये आपको फॉरवर्ड नजर आ रहा है, ये आपको बैकवर्ड नजर आ रहा है ना। ये आपको क्या नजर आ रहा है भैया, बैकवर्ड नजर आ रहा है, ये आपको बैकवर्ड नजर आ रहा है, ये फॉरवर्ड नजर आ रहा है, ये बैकवर्ड। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें नजर आ रही होगी। चलो इसको मैं मान लेता हूँ P जो है भाई ये Q का है ना, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर रिमिक्स जो है वो कंडीशन नजर आ रही है। तो जब ऐसा रिमिक्स कंडीशन नजर आ जाए और आपका दिमाग टोटली हो जाए कंफ्यूज, तो लगाना है तरीका प्रो। बस कैसे, जुगाड़ के रूप में। एग्जाम में व्हाइट पेज आपके पास होगा, उसके पास पहली कंडीशन लिख देना आप, तो P + Q और P पर गोला लगा दो और यहां लिख दो F। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिस बंदे पर गोला है वो फादर है किसका, Q का, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन। जैसे सेकंड कंडीशन है P - Q, तो Q पे लगा दो गोला, यहां लिख दो M, M इज मदर ऑफ P, ठीक है। तीसरा है P × Q, तो P पे गोला लगा दो और लिख दो BR ब्रदर, यानी P भाई है Q का, ये फॉरवर्ड कंडीशन है। चौथा बेटा P / Q, ये सिस्टर है यानी कि बैकवर्ड कंडीशन, सिस्टर में बैकवर्ड ये ना, हाँ। पांचवा P @ Q, तो बेटा ये हो जाएगा फॉरवर्ड कंडीशन यानी कि सन। और छठी कंडीशन में P % Q का मतलब है बैकवर्ड कंडीशन डॉटर। तो ये जो प्रो तरीका है ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा बेटा मेरे लाडों, मैं आपको बता, इसे आप ढंग से देख लेना। अब सवाल ये कहे, सवाल को देखना बेटा, H + R × T / L और -J, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको पूछा जाए H का J से क्या रिलेशन है, तो बेटा इस सवाल का आंसर आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को देना है। एक बार इन कंडीशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका जो है वो आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। जल्दी बताओ। चलो देखो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसको अपन भाव देंगे नहीं इस सवाल में ना। ये कह रहा है कि H + R, ठीक है, मैं मान गया H + R, तो फॉरवर्ड है यानी H इज फादर ऑफ R, तो H इज फादर ऑफ R।
मल्टीप्लाई बीच में, मल्टीप्लाई भी फॉरवर्ड है, तो आर इज ब्रदर ऑफ टी। देन डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब है बैकवर्ड। एल सिस्टर है टी की, तो एल जो है वो सिस्टर हो जाएगी टी की। टी के बारे में वी कांट डू एनीथिंग, ये लड़का भी हो सकता है, वो लड़की। देन माइनस, माइनस भी बैकवर्ड है। जे इज मदर ऑफ एल, एल की मम्मी हो जाएगी जे, ये मम्मी, और ये दोनों पति और पत्नी। अब आपसे पूछा जा रहा था एच का जे से क्या संबंध होगा, तो देखो एच तो जे का लगेगा हस्बैंड और ये लगेगी वाइफ, ठीक है। लेकिन टी का पूछा जाए, टी का एच से पूछा जाता तो भाई ये सन भी हो सकता था और ये डॉटर भी हो सकती थी, मतलब पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, क्योंकि यहां पर टी का जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर करें, ठीक है ना। और देखो बढ़िया से बताओ भाई, अगर इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। लेकिन ये प्रश्न सामान्य विद्यार्थियों से हट करके परीक्षा प्रो के विद्यार्थियों के लिए है ना। मतलब हम एक स्टेप ऊपर जाकर के आपसे बात करने वाले हैं कि भाई आप कैसे परीक्षा प्रो में आप अन्य विद्यार्थियों से कैसे बेहतर बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो आपसे सामान्य स्तर की बात तो होगी, लेकिन उससे अब की भी तैयारी होनी चाहिए। सुनिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं चयनित तिथि प्रारूप, ये लिखा हुआ है। अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं, एक फॉर्मेट हमारे पास है XX डैश है, हाइफन है, एक्सेल। तो MS एक्सेल 2007 दिनांक सूत्र, दिनांक क्या है फॉर्मेट 2022/8/31 का आउटपुट क्या हो जाएगा, क्या आउटपुट क्या हो जाएगा। वो विद्यार्थी जो जानते हैं समझते हैं चीजों को, बढ़िया है। जो जानते हैं समझते हैं, बढ़िया है। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी जिन्हें लॉजिक बेस पे हमें आंसर देना हो, तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जिसे पता हो बहुत बढ़िया है, जिसे नहीं पता सुनिएगा। एक तो भाई अगर हम बात करते हैं यहां से भाई प्रोसेस को हटाने की, मतलब विकल्प का, हमें ऐसे विकल्प जो जहां तक हम इस बात पर पहुंच पाए कि भाई ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है 4 दिए गए विकल्प में। विकल्प 1 लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। 31, 8 और 20 जो है हमें नहीं पता कि क्या होगा, सही है या गलत है, ठीक है ना। देखो 20, 31, 0, 8 ये हमें पता है, क्योंकि भाई 20 तो ये कुछ नहीं है ना, 31 है, 8 एक जगह 2022 होना जरूरी था, ये नहीं है, माने ये आंसर नहीं होगा। सुनिएगा, लॉजिक सुनिएगा ध्यान से कि भाई जो हमारा विकल्प दूसरा है 20, 31, 8 ये नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 20 की जब बात हो रही है तो कहीं ना कहीं 2022 हमें चाहिए, लेकिन यहां नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। 31, 8 और 20 की बात हो रही है, ये हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या हो जाएगा, राइट। और जब हम बात करते हैं 2020, 31 और 08 की, तो ध्यान रखना है अब हमारे पास 3 ऐसे विकल्प हैं जहां से हम तय नहीं कर पाएंगे कि भाई आउटपुट क्या होगा, तब आपको प्रो भाई बनना पड़ेगा। जब आप प्रो बनते हैं तो हम आपसे बताते हैं कि जो ये फॉर्मेट होता है एक्सेल का, ये जो फॉर्मेट रहेगा साथियों, ये हमें इंडिकेट क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। और सुनिए यहां आप कहता भाई ये है डेट, ये DD दिखाता है, फिर होगा ये क्या, तो ये मंथ की बात करता है और ये बात करता है ईयर की, तो अब अगर आपको ये पता है, कि x का मतलब होता है D और y, ठीक है ना। तब आप राइट आंसर तक अब आप पहुंच पाओगे कि सबसे पहले डेट की बात करना है, फिर हाइपन साइन की बात करना है, फिर हाइपन की और फिर सन की। तो ये होगा 31, 8 और 20। राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। तो वो चीजें जो सामान्य स्तर में बात ही नहीं होंगी, हम आपको वो भी देंगे परीक्षा प्रो के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए करेंगे भाई प्रश्न क्रमांक 9 की। लगाओ लॉजिक और पहुंचो आंसर तक, भाई ठहर जाना, जो आए हैं वो देख के जाना। इसमें बहुत शानदार प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं भाई। देखो MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है।
सुनिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागना मत अभी, भागना मत अभी, रुकना। देखो, सामान्य विद्यार्थी जो होंगे वो क्या करने वाले हैं सबसे पहले सुनो भाई, और फिर परीक्षा प्रो वाले क्या करेंगे सुनना। देखो, सामान्य विद्यार्थी करेगा भाई, दिखा गया प्लस तो कर देगा भाई 39 प्लस 20, है ना, तो भाई 59 क्या हो जाएगा राइट आंसर। कर दिया आपने, कर दिया आपने, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों, सुनना है, ठहरना है आपको। सुनिए भाई, ये नहीं होने वाला, ये बात गलत थी ना। तो क्या करेंगे अपन, सुनो भाई, ये जो ऑड है, ऑड जब हमें शो करता है, ऑड के बाद लिखा हुआ है 20, ऑड क्या करेगा सुनना भाई ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ऑड फंक्शन करता क्या है, जो भी इसके आगे नंबर लिखा होगा इस नंबर को राउंड करेगा वन पॉजिटिव पे राउंड ले जाएगा। तो ऑड मतलब होता है विषम संख्या, और 20 के बाद जो लिखा हुआ है, परीक्षा प्रो में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आप सोचते रहिए, जो मांग है, जो छपने वाले हैं भाई प्रश्न आपकी परीक्षा पे, ठीक है ना। देखो, ये ऑड है, 20 है, आपको पता है ये इवन नंबर है, क्या पता है ये इवन नंबर है, 20 ऑड, तो करेगा क्या, एक नंबर पॉजिटिव करने वाला है, और ये हो जाएगा भाई क्या, ऑड में 21 हो जाएगा। ये आउटपुट क्या देगा हमें, ये 21 का देगा आउटपुट, और ये इवन है, इवन 39 नहीं है, ये ऑड नंबर है, 1 पॉजिटिव जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 21 क्या हो जाएगा 61, राइट आंसर 3 पहुंच जाओगे, राइट आंसर 3 पहुंच जाओगे। ओके, चलो भाई, तो ये अपना क्या हुआ, इसका अपना तीसरा आंसर क्या होगा साथियों, 90 का हमारा आंसर तीसरा हो चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं और बात करेंगे। समझ में आया अच्छे से, शानदार तरीके से बातें समझ में आपको आ रही है ना। चलिए 11वां और बहुत शानदार प्रश्न है साथियों ये, और सुनिएगा, मुझे हो सकता है कि आपको प्रश्न बहुतों को आता हो, लेकिन तब भी आप इसे कमेंट बॉक्स में छापो भाई, इसका उत्तर क्या होने वाला है, मैं आपके उत्तर पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो भाई फटाक से दो, क्या इसका आंसर होने वाला है। ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट लगी हुई है, प्रश्न लिखा हुआ है ऊपर, प्रश्न पढ़ो, लॉजिक लगाओ और पहुंचना है आपको इसके आंसर तक। फटाक से इसका आंसर करिए भाई, मैं उत्तर देख रहा हूं इस प्रश्न का, क्योंकि भाई बहुत तो ऐसा नहीं एक्सट्रीम लेवल का कि आप जानते ही नहीं होंगे, ऐसा प्रश्न नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम आपसे कैसे इस उत्तर पे पूछना है, कौन कौन से ऐसे बिंदु रहेंगे साथियों जहां सामान्य विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, तो इसलिए आपको परीक्षा प्रो बनना पड़ेगा, ठीक है ना। परीक्षा प्रो में हम आपको उन बारीक बिंदुओं पर बात करते हैं जो कि आपसे एग्जाम हॉल में जहां गलतियां होती हैं, उन गलतियों से बचना है हमें, उन गलतियों सुधार करना है, तो उन सारे पॉइंट्स पर भी हम बात करने वाले हैं आपसे। 2 आंसर मैं देख रहा हूं भाई, और 1 to 5 भर के जो आंसर आए हुए हैं वो 1 to 5 आए हुए हैं, देख लो कमेंट बॉक्स जाकर के भाई, तमाम ने भाई लिख दिया है 1 to 5। करे किए क्या है बच्चे, भाई पढ़े ही नहीं है, सामान्य गलतियां हैं, इसलिए भाई आ जाओ प्रो पे। और देखो प्रो में जब बात करेंगे हम, तो देखिएगा क्या होने वाला है, 25 आप देखे भाई सम लगा दिया है, कर दिया आपने 25 ऐसा नहीं था, खा गए गच्चा यही। सुनिए भाई, प्रो वाले क्या करेंगे, अगर बनना है प्रो तो करना पड़ेगा ये ब्रो, ठीक है ना। चलो क्या करना पड़ेगा भाई, A1 A5 है तो A5 की पहले बात हो गई, मतलब क्या है, इज इक्वल टू, जब हमने सम लगाया और लिखा है A5 तो A5 लिखेंगे, पहले लिख दिया हमने, है ना, फिर लगा गया कॉलम, मतलब A5 लिखा है हमने, मतलब A5 की वैल्यू की बात हो रही है, फिर लगा कॉलम सेल रेंज C5, तो C5 क्या है, C5 फिर 25 है तो C5 लिखा, फिर D5 है साथियों, फिर क्या है साथियों, ये है D5 हमारा, तो D5 क्या हो गया 25 हो गया, तो D5 भी हो गया, फिर E5 फिर E5, तो मतलब फिर 25 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात ये साथियों कि आपको ये 4 1 2 3 4 4 सेल की बात हो रही थी, आप पर्टिकुलर सेल को एड्रेस दे करके उस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, और यहां यही खेल था, मतलब 25 को 4 बार आपको ऐड करना था, और राइट आंसर आप कहां पहुंचोगे भाई, तो आप पहुंचने वाले हो 100 पे। कहां पहुंचोगे, 100 पे पहुंच जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर 125 नहीं होगा, 100 होगा। यही है कि सावधानी से पढ़िए कि कह क्या रहा है, बस यही खेल था। ओके, चलो 100 होगा, अब कह रहे हैं आप लोग, अब कह रहे हैं भाई कि 100 होने वाला है, का वर्षा जब तक सुखाने, समय बीत पाछे पछताने। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 58 नंबर का क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं खाली स्थान में अवस्थित हैं। तो पांडव की गुफाएं कहां पर अवस्थित है? सबसे पहले तो हम लोकेशन देख लेते हैं कि आपके पास में ये निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, ये छतरपुर हो गया, ठीक है। पचमढ़ी मतलब ये आपका होशंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में चंदेरी और राजगढ़ बसता है। तो चंदेरी आपका जिला कौन सा है? होशंगाबाद, सॉरी चंदेरी कौन सा? अशोकनगर जिला, ठीक है। चंदेरी आपका अशोकनगर जिला हो जाएगा। और अशोकनगर जिले के बाद में एक और जिला है अपना कौन सा? तो ये भी अपन को लगा लेना है। तो ये अपना अशोकनगर जिला हो गया। और फिर इसके बाद में अशोकनगर के पास में राजगढ़ जिला, ठीक है, ये यहां पे आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो देखो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहां पे, तो आप आंसर लगाइए इसमें, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लगा लिया इस पे आंसर। देखो अब ये परीक्षा जो प्रो वाले बच्चे हैं वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गलती कैसे नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है कि पांडव गुफाएं कहां हैं। अब गुफाएं कहां होंगी? तो गुफाएं होंगी कहां पर? जंगलों में, ठीक है। अब जंगल कहां है? मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जंगल कौन से? तो सतपुड़ा के जंगल सबसे ज्यादा फेमस हैं। कौन से जंगल? सतपुड़ा के जंगल सबसे ज्यादा फेमस है। अब अगर सतपुड़ा के जंगल सबसे ज्यादा फेमस है तो यहां पे आप देखिए पांडव गुफाएं मिलेंगी। तो सतपुड़ा के जंगल से रिलेटेड कोई फैक्ट मिल रहा है आपको क्या? सतपुड़ा के जंगल कहां? होशंगाबाद और इधर आसपास सतपुड़ा के जंगल। तो है क्या कोई ऑप्शन? हाँ, पचमढ़ी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में गलती कैसे होती है? अगर इसमें पन्ना दे दे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पन्ना है आपका, समझना, ये आपका पांडव क्या है? फॉल है। पांडव फॉल कहां पर है? पन्ना में है। और पांडव गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी में है। तो देखो ये दोनों में कंफ्यूजन आता है, पा से पांडव, पा से पचमढ़ी, पा से पांडव, पा से पन्ना, तो कंफ्यूजन आता है। तो यहां पे गुफाओं की अगर बात आती तो गुफाएं होंगी जंगल में, जंगल सतपुड़ा के, और सतपुड़ा के जंगल में क्या मिलेगा? पचमढ़ी। तो अगर आए पांडव गुफाएं कहां पर हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि पचमढ़ी में है, क्योंकि गुफाएं जंगलों में होंगी, ठीक है। और बचेगी बात पांडव फॉल की, तो पांडव फॉल कहां पर है? पन्ना में है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पांडव गुफा को पन्ना लगा देते और पांडव फॉल को पचमढ़ी लगा देते, और ये कंफ्यूजन से दूर रहना है। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, गलती ना हो इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करा है, ठीक है। ये पांडव की गुफाएं हैं, ठीक है, और ये पांडव फॉल है। पांडव फॉल कौन सा? आपका पन्ना वाला है। और ये पांडव की क्या है? गुफाएं हैं। क्वेश्चन कैसे है आपका? ये सबसे पहला 68 में निम्नलिखित में से किन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? वर्ल्ड हेरिटेज में किसको शामिल किया है? तो अब देखिए यहां पे बात करें, मध्य प्रदेश में 3 साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं? 3 साइट्स हैं जिन्हें, है ना, जिन्हें एमपी में 3 साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो ये प्रो वाला जो बच्चा है इन क्वेश्चन के आंसर वो सीक्वेंस में याद करके रखता है, ठीक है। और अगर वो याद करके रखा है तो मैं उन चीजों को बता देता हूं कि उसने कैसे याद किया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपका यहां पे खजुराहो आ जाता है। कौन सा? खजुराहो। दूसरा आपका जब रायसेन जाते हैं यहां तो आपका आता है कौन सा? सांची। और यहीं पे आता है कौन सा? आपका भीमबेटका, ठीक है। तो ये 3 स्थल हैं 1986, 1989 और 2003 जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करा है। तो ये आपके विश्व धरोहर में शामिल है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? भीमबेटका।